ऐसे ही आपको कहानी बनानी भी पड़ती है, यूपीएससी में आपको बनाना पड़ेगा, ऐसे सोचना पड़ेगा। ये आपके लिए कुछ यूपीएससी पॉइंट है। मान लो एक जंगल में एक एक्स नाम का ऑर्गेनिज्म रहता है, मतलब जीव रहता है, एक एक्स नाम का जीव रहता है। हमने बोला कि जाओ और इस जंगल में लाइफ जिस स्फीयर में रहती है उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। चलिए आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं। इसका वेटेज भी बहुत शानदार है। अगर देखें इसका वेटेज तो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन यहाँ से लगभग हर साल 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से देखे जाते हैं। कितने? 15 से 20 क्वेश्चन इससे आते हैं। तो इसका मतलब इसका बड़ा अच्छा खासा वेटेज है। इसे आपको बहुत ध्यान से समझ बूझ करके पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ये जो चैप्टर है, अगर इस चैप्टर का नाम मैं आपको बताऊं तो आपको चैप्टर का नाम दिख जाएगा, इकोलॉजी, इकोसिस्टम एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। मतलब शॉर्टकट में आप इसे इकोलॉजी भी बोला जा सकता है। ओके, आप बोल सकते हैं, इसे इकोलॉजी बोल सकते हो। ओके, ये जो इकोलॉजी नाम का चैप्टर है, अगर मैं आपको इन्फॉर्म करूं तो बच्चों आप सभी लोग 12th की एनसीईआरटी में भी गिवन है। ओके, कहाँ गिवन है? एनसीईआरटी में भी गिवन है। 12th की एनसीईआरटी में प्रॉपर गिवन है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। अब एक बच्चा बोलता है कि सर अगर ये 12th की एनसीईआरटी में दिया है तो वो पढ़ने से क्या यूपीएससी में काम चल जाएगा? नहीं, इतना पढ़ने से तो काम नहीं चलने वाला। हाँ, वहां से लगभग 7, 8, 10 क्वेश्चन तक निकल जाते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन वहां से आराम से निकल जाते हैं, जितना हमने आपको क्वेश्चन बताया है। बताया कितना क्वेश्चन आपको हमने? लगभग हमने आपको क्वेश्चन जो बताए हैं, लगभग आपको बता दूं बेटा तो 15 से 20 क्वेश्चन, 7, 8, 10 क्वेश्चन यहाँ से एनसीईआरटी 12th के निकल। फिर बाकी इसीलिए बेटा हम इस चैप्टर को प्रॉपर पीपीटी के थ्रू, पीपीटी के माध्यम से हम इसको पढ़ रहे होंगे प्रॉपर, और अच्छे से इसको समझ करके पढ़ने के बाद मैं आपको पूरा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी भी पढ़ा दूंगा। बट ध्यान रहे कि पहले आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता इकोलॉजी का एक तो बेटा टॉपिक वाइज पढ़ना, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना, इसमें इंक्लूड होता है बेटा करंट अफेयर्स भी इंक्लूड होता है। इन एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स, इकोसिस्टम से रिलेटेड या पोल्यूशन से रिलेटेड, एक्चुअली जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड करंट पोजीशन आपको पता है कि अपने इंडिया में यह नहीं, ये वर्ल्ड लेवल पे पोल्यूशन क्या क्या प्रोसेस है, पोल्यूशन क्या फैल रहा है, हम इन्वायरमेंट को लेकर के कितने सेंसिटिव हैं, हम इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, ये आपको पता चल रहा होगा। तो इन सभी बातों को कंक्लूड करना, इन बातों को समझना, हर साल एक नए अपडेट का आना, मतलब उस नए अपडेट्स को पढ़ना भी जरूरी। तो मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि इसके करंट अफेयर पार्ट को भी पढ़ना जरूरी है और आपको थोड़ा सा डिटेल पढ़ना जरूरी है। फिर उसके बाद एट द एंड आपको एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम से पहले मतलब जो पेपर 1 है उससे पहले पहले मैं कुछ दिन बाद से स्टार्ट कर दूंगा एनसीईआरटी की एक पेज आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा रिकॉर्ड करके, आप उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो और आप उसे पढ़ सकते हो। ठीक है ना? अभी फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से प्रॉपर डेफिनेशन के साथ। चलिए देखते हैं भाई साहब, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ओके, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट क्या होता है। हमें क्या समझना पड़ेगा बच्चों? इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट, आप जहां पर भी इस समय बैठे हुए हैं, आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीजें दिख रही हैं वो सभी इन्वायरमेंट का पार्ट है। आपके चारों तरफ जितनी भी चीजें दिख रही वो सभी क्या है? इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो आप कहोगे सर ठीक है। अब आप देखो आपके चारों तरफ क्या देखे, आपके चारों तरफ, आपके साथ चारों तरफ बुक दिख रही होगी, लाइट दिख रहा होगा, वहां कुछ सर्टेन टेम्परेचर होगा, वहां से आप ऑक्सीजन यूज कर रहे हो, जहां पर बैठे हुए फर्श पर बैठे होंगे या
चाहे जहां पे बैठे होंगे वहां की सभी ये सारी चीजें नॉन लिविंग चीजें, मतलब आपके चारों तरफ की नॉन लिविंग चीजें। हो सकता हो आपके घर में, आपके जस्ट पास, आपके ऊपर ही कोई मच्छर बैठा हो, या कोई बैक्टीरिया बैठा हो, या कोई लिविंग चीजें बैठी हो आपके घर में, कुत्ता बिल्ली और एंड सो ऑन, आपके माता पिता, कोई भी बैठा हुआ, वो सारी चीजें आपके चारों तरफ क्या है, लिविंग चीजें। इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट उसे कहते हैं सम ऑफ, क्या बच्चों, सम ऑफ बायोटिक, बायोटिक मतलब लिविंग बींग्स, आपके चारों तरफ जो लिविंग बींग्स चीजें हैं, एंड अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग फैक्टर्स का जो सम, जो आपके चारों तरफ दिखाई दे रहा है, ओके, उसे क्या कहते हैं, एनवायरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों उसे, एनवायरमेंट। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट जो चीज कहते हैं बेटा, इन्वायरमेंट इज इक्वल टू बायोटिक प्लस के एबायोटिक, ओके, फैक्टर्स। इनका जो सम है बच्चों, उसे क्या कहा जाता है, इन्वायरमेंट कहा जाता है। मतलब इन्वायरमेंट क्या है, बायोटिक और अबायोटिक का सम है। अब अगर मैं आपको कुछ चीजें इन्फॉर्म करूं, अगर मैं आपको चीजें बताऊं, तो देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं। देखो बायोटिक क्या होता है, तो मैं यदि बायोटिक की चर्चा करूं, तो भाई साहब यदि मैं बायोटिक की बात करूं, तो जो बेटा बायोटिक है, बायोटिक में लिविंग बींग्स पाई जाती है। लिविंग बींग्स में जैसे आपके सामने कोई माइक्रोब हो सकता है, ओके, या फिर कोई ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, आपके आसपास कोई प्लांट हो सकता है, ओके, वही कोई बैक्टीरिया हो सकता है। ये सभी जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ये सभी किसके अंदर आते हैं, बायोटिक के अंदर आते हैं। सिमिलर केस अबायोटिक की बात करें, अबायोटिक फैक्टर्स की बात करें, तो आपके आजू बाजू सॉइल हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, लाइट हो सकता है, ओके, एंड सो ऑन, एयर हो सकती है। ये सभी किसके अंदर आती है बेटा, अबायोटिक फैक्टर्स के अंदर आती है। मतलब इन दोनों का जो सम है, चारों तरफ आप जहां पर बैठे हैं, आपके चारों तरफ जो भी चीजें दिखाई दे रही, वो किसके अंदर आती है बेटा, इन्वायरमेंट के अंदर आती। तो ये आपको बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आ जाइए, अब अगली बात सीखते हैं बच्चों। देखो और ध्यान सुनना, ये एक और भी अच्छी लाइन लिखे, ध्यान से। फैक्टर्स, सब्सटेंस एंड कंडीशंस, ओके, that surround and potentially influence organism without becoming constituent part। ये क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को, जो ऑर्गेनिज्म उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। डन, आ जाओ एक और छोटी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये तो इन्वायरमेंट था, अब इकोलॉजी की बात करते हैं। इकोलॉजी क्या होती बच्चों, जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी इज सब्जेक्ट, ओके, एक सब्जेक्ट है जिसमें आप स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इंटरेक्शन एमंग ऑर्गेनिज्म, बिटवीन, बिटवीन ऑर्गेनिज्म, किसमें, बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल, मतलब फिजिकल इन्वायरमेंट, मतलब अबायोटिक इन्वायरमेंट, ओके, टर्म्स, ओके, टू ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, ओके, डन। इकोस का मतलब होता है बेटा, ओइकोस वर्ड से आया हुआ है, ओइकोस मतलब होता है बेटा हाउस या होम, लोगोस मतलब होता है बेटा स्टडी, मतलब किसी किसी के होम की जो स्टडी करना, इसकी जानकारी इकट्ठा करना, क्या कहलाता है बेटा, इकोलॉजी कहलाता है। आप कहोगे कैसे सर, आ जाइए सीखते हैं, इस बात को सीखा जाए। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा पैटर्न सिखाता हूं, और आपको मैं ये चीज बताता हूं कि इकोलॉजी का मतलब क्या है। देखो अगर मैं आपको बताऊं इकोलॉजी से रिलेटेड चीजें, तो आप ध्यान सीखना। देखो अगर
डिस्कशन किया जाए। तो देखो बेटा, जो इकोलॉजी है क्या है, जो हमारे पास इकोलॉजी, अगर मैं इकोलॉजी की बात करूं, किसकी, इकोलॉजी की बात किया जाए, तो जो इकोलॉजी है एक क्या कहता है, ध्यान सुनना, कि आपके पास एक ऑर्गेनिज्म, क्या है, एक ऑर्गेनिज्म, इस ऑर्गेनिज्म का मान लीजिए एक ह्यूमन बीइंग ही है, इस ह्यूमन बीइंग्स का अपने चारों तरफ सराउंडिंग में जिनके साथ जिस जिस प्रकार का इंटरेक्शन है, मतलब इस ऑर्गेनिज्म के पास प्लांट हो सकता है, कोई प्लांट है, इस ऑर्गेनिज्म के पास, इस आप अपने आप को मान सकते हो, इसके चारों तरफ बेटा लाइट हो सकती है, एंड हो इसके चारों तरफ बेटा टेम्परेचर हो सकता है, क्या हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, या कोई और भी बेटा लिविंग हो सकता है, ओके, कोई भी हो सकता है, इसके चारों तरफ बेटा सॉइल हो सकती है। अब इस ऑर्गेनिज्म का इन सभी के साथ क्या रिलेशन, या लिविंग या नॉन लिविंग के साथ क्या रिलेशन है, इस चीज की स्टडी करना क्या कहलाता है, इनके साथ रिलेशन इस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का क्या है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, इकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी किसे कहा जाता है, इस ऑर्गेनिज्म का इस प्लांट लिविंग बीइंग के साथ क्या रिलेशन है, इस लाइट इस नॉन लिविंग बीइंग के साथ क्या रिलेशन है, इस टेम्परेचर इस नॉन लिविंग बीइंग का क्या रिलेशन है, इनको क्या बोला जाता है बेटा, इकोलॉजी। इस सब चीजों की स्टडी करना इकोलॉजी कहलाता है। क्या आपको ये बात समझ में आया? चलिए, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो हम कुछ और डेफिनेशंस की चर्चा कर लेते हैं। आ जाइए, देखते हैं। देखो, ध्यान सुनो, कुछ जो बेसिक इंफॉर्मेशन है जिनको आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे पहला, टर्म इकोलॉजी दिया किसने है, अर्नेस्ट हैकेल नाम के साइंटिस्ट। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, रेटर। कौन फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है बच्चों, रेटर, ओके। इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी है बेटा प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, नॉट अ बाबा रामदेव, बाबा रामदेव नहीं, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, टर्म इकोलॉजी किसने दिया था बेटा, स्टडी ऑफ प्लांट बाय वार्मिंग, ओके। इन्होंने पहली बार स्टडी किया था और इन्हें बताया था, दरअसल बात जो स्टडी है इकोलॉजी ऑफ इंटरेक्शन या फिर इंटर रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो अभी हमने ऑर्गेनिज्म बनाया था उसका इंटरेक्शन या इंटर रिलेशन अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या है, उस चीज की स्टडी करना इकोलॉजी कहलाता। आप प्रॉपर लैंग्वेज पढ़ेंगे तभी आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। पूरी बात अच्छे से पढ़ें, मतलब इस ऑर्गेनिज्म का इस इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशन है, कैसा इंटरेक्शन है, उसे क्या कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है, इस प्रकार की स्टडी को, ओके। एक 9 और लिखते हैं, ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट आर ऑलवेज, जो ऑर्गेनिज्म है और इन्वायरमेंट ऑलवेज इंटरडिपेंडेंट, हमेशा एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एंड इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड, म्यूचुअली रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, म्यूचुअली रिएक्टिव होते हैं। इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच स्टडी इंटरेक्शन एमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स अ फिजिकल एनवायरनमेंट। मतलब दरअसल बात हमने बोला था ना बेटा, ऑर्गेनिज्म का किसी लिविंग बीइंग मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशन है, उसकी भी स्टडी इकोलॉजी के अंदर ही आती है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म का किसी ऑर्गेनिज्म मतलब किसी लिविंग बीइंग के साथ क्या रिलेशन है, या फिर किसी नॉन लिविंग बीइंग मतलब फिजिकल के मतलब अबायोटिक फैक्टर मतलब टेम्परेचर, लाइट, इन सब सॉइल, इनके साथ क्या रिलेशन है, इस सब चीजों को रिलेशन को इंटरेक्शन को क्या कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है। आई होप आपको इकोलॉजी के बारे में जानकारी सही मिली होगी, आप थोड़ा बहुत किसी कनेक्ट कर पा रहे होंगे। आपको बता दूं यूपीएससी में यही सबसे बड़ी चीज होती है,
आपको चीजें कनेक्ट करके लिखने और समझने आना चाहिए। जिस दिन से आपको ये हो जाएगा कि आप किसी चीज को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर पाओ और प्रॉपर आप उस बात को समझ पाओ, रटने से तो नहीं होने वाला, क्योंकि याद करके कितना याद करोगे। लेकिन अगर आप कनेक्शन बना पा रहे हैं किसी चीज में, तो आप खुद से लिख सकते हैं, बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं, बढ़ा चढ़ा कर आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर कनेक्टेड रहना पड़ेगा। चीजें आपको भी देखो बेटा पढ़ाया भी जाएगा, उसके अलावा भी एक टीचर का काम होता है कि आपको कनेक्ट कैसे करना है। तो हम बेटा आपको प्रॉपर, आप मेरे सारे वीडियोस प्रॉपर सीक्वेंस देखा करो। कम पढ़ाया या ज़्यादा पढ़ाया, आप थोड़ा स्पीड बढ़ा कर कल देख लिया करो, कि देखना जरूर। मैं आपको हमेशा हर चीज़ का इंटर कनेक्शन बताऊंगा कि आप कनेक्ट करके कैसे सोच पाते हैं। जिस दिन ये डेवलप हो जाएगा उस दिन एग्जाम निकलना आसान हो जाएगा, क्योंकि इंटर कनेक्शन बहुत जरूरी। यही नहीं, चलो ये तो बेटा आपका इकोलॉजी है, ठीक है। आप बेटा जब कंप्रिहेंशन लिखोगे या फिर आपको इथिक्स लिखना पड़ेगा, तो आपको बेटा चीजों को बढ़ा चढ़ा कर, चीजों को समझ करके अपने अनुसार लिखना पड़ेगा। फिर क्या करोगे? तो ये ध्यान रहे, पढ़ाई ऐसे करो कि आपको प्रॉपर सारी चीजें कनेक्ट होती हुई नजर आए। बिना कनेक्शन के यूपीएससी नहीं पढ़ सकते हैं, उसके लिए कनेक्शन बनाना पड़ता है। उसके लिए आपको टीचर को फॉलो करना पड़ेगा, कनेक्शन कैसे बनाना है, चीजों को किस तरीके से सोचना है, ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप जरूर चैनल पे बने रहना। डन, चलिए आ जाओ। यदि मैं बच्चों बात करूं ब्रांच ऑफ इकोलॉजी की, किसकी बात करूं? ब्रांच ऑफ इकोलॉजी की चर्चा किया जाए। अगर मैं ब्रांच ऑफ इकोलॉजी की चर्चा करूं, 1 मिनट ध्यान से देखो। अगर ब्रांच ऑफ इकोलॉजी की बात किया जाए बच्चों, तो ब्रांच ऑफ इकोलॉजी में क्या होता है? देखो, ब्रांच ऑफ इकोलॉजी में क्या है? इधर बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ये दरअसल बात इकोलॉजी, दरअसल बात बेटा इकोलॉजी की ब्रांच में सबसे पहला ब्रांच आता है बेटा ऑटो इकोलॉजी एंड सीन इकोलॉजी। जो ऑटो इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी, इसका डिवीजन किसके बिहाफ पे किया गया? ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर किया गया। किसके बिहाफ पे किया गया? इट इज बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन लेवल। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात करें तो क्या आता है बेटा? ऑटो इकोलॉजी आता है। मैं ऑटो इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी एक कहानी से सुनाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ऑटो इकोलॉजी क्या है पहले मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपको मैंने एक जंगल में भेजा, वहां पर एक एक्स नाम का एक ऑर्गेनिज्म रहता है। क्या? आपको हमने ध्यान सुनना, कहानी आपको कनेक्ट, ऐसे ही आपको कहानी बनानी भी पड़ती है यूपीएससी में, आपको बनाना पड़ेगा, ऐसे सोचना पड़ेगा। सोचो, आपको मैं सिखा रहा हूं। मान लीजिए ऑटो इकोलॉजी क्या है, इसको सीखना ना। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मान लो एक जंगल में एक एक्स नाम का ऑर्गेनिज्म रहता है, मतलब जीव रहता है, एक एक्स नाम का जीव रहता है। अब हमने आपको बोला कि जाओ और उस एक्स नाम के जीव के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता करके, सारी जानकारी इकट्ठा करके ला करके मुझे दीजिए। अब आप उस जंगल में गए, आप जंगल में सीधे इंटर करते हैं, आप सीधे उस ऑर्गेनिज्म की जगह पर, लोकेशन जहां उसका अवेलेबल है, आप उस लोकेशन को ढूंढकर वहां उस एक्स नाम के ऑर्गेनिज्म के पास चले जाते हैं। जब आप वहां जाते हैं तो वहां एक्स नाम की ऑर्गेनिज्म की एक कम्युनिटी, एक पॉपुलेशन है, एक मतलब पूरा ग्रुप रहता है। और भी ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप रहते हैं, लेकिन आप जा करके वहां केवल जिसके बारे में हमने उस एक्स के बारे में बोला था, आपने पूरी जानकारी उस एक्स के बारे में इकट्ठा की कि एक्स करता क्या है। समझ रहे हो? एक्स करता क्या है, एक्स कब खाता है, कब पानी पीता है, क्या खाता है एक्स, कहां जाता है एक्स। ये सारी जानकारी जब आप एक्स के बारे में इकट्ठा करके ला करके हमें आपने इन्फॉर्म किया, इस प्रकार की जो स्टडी आप करके आ रहे हो, उसे क्या बोला जाता? ऑटो इकोलॉजी बोला जाता। मतलब उस एक्स की स्टडी करना क्या कहलाता? इकोलॉजी। मतलब एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना क्या कहलाता है बच्चों? ऑटो इकोलॉजी कहलाता। तो आपको अब डेफिनेशन रीड करने की जरूरत नहीं है। और देख लीजिए, आपको दिख भी पूरा प्रॉपर दिख भी नहीं, मैंने हटा ही दिया। आप ऐसे लिखना,
ध्यान रखना, एक लाइन इधर देखो, ये लिखा भी है, दे ध्यान देखो, हियर यूनिट ऑफ स्टडी इज द सिंगल स्पीसीज। उस एक्स नाम की स्पीसीज का, जब एक सिंगल स्पीसीज का अगर आप स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में इकट्ठा जानकारी कर रहे हैं, इस प्रकार की इकोलॉजी ऑटो इकोलॉजी होगी। लेकिन हमने बोला आपको जंगल में हमने बोला कि जाओ और इस जंगल में किस प्रकार, इस जंगल का स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है, यहाँ कौन कौन रहते हैं, आपने पूरे जंगल की स्टडी किया, इतने यहाँ शेर रहते हैं, इतना यहाँ पर चीता रहते हैं, यहाँ पर इतने हाथी रहते हैं, यहाँ पर इतने मैंगो के प्लांट मतलब आम के प्लांट्स हैं, इतना इसके प्लांट है, सारी जानकारी यहाँ पर इतने ये रहते हैं। आपने जितना एज अ पॉसिबल हो पाया सारी स्टडी करके सारी जानकारी ला करके हमें आपने इकट्ठा करके दिया। इस प्रकार की स्टडी को सीन इकोलॉजी कहा जाता है। इसे सीन इकोलॉजी मतलब आप पूरी कम्युनिटी की स्टडी करके आ रहे हैं, जिसे स्टडी ऑफ कम्युनिटी भी कहा जाता है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ये बात कुछ ऐसे ही आपको समझना पड़ेगा, चीजें समझो, याद करने से नहीं होता। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की बात किया जाए, सबसे पहले बायोस्फीयर की बात करते हैं। नाम में ही है, बायो को अलग करो, स्फीयर को अलग कर दो। बायोस का मतलब होता है बेटा लाइफ, लाइफ जहां पर जीवन संभव है, उस रीजन को बायोस कहा जाता है। और उससे अब स्फीयर को अलग कर दो, तो जहां पर लाइफ, क्या लाइफ जिस स्फीयर में रहती है उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। मतलब जीवन जिस जगह जिस एरिया में एग्जिस्ट करता है, लाइफ लिविंग बीइंग जिस एरिया जितनी एरिया में एग्जिस्ट करते हैं, वो जगह वो एरिया क्या कहलाता है? बायोस्फीयर कहलाता है। वो चाहे हवाओं में लिविंग बीइंग्स रहते हो, चाहे लैंड्स पर रहते हो, चाहे बेटा पानी के अंदर रहते हो, उस रीजन को, उस स्फीयर को बायोस्फीयर कहा जाए। वही डेफिनेशन लिखी गई है, आप इसे पढ़िए। बायोलॉजिकल कंपोनेंट या सपोर्टिंग ऑफ अर्थ, ओके। अर्थ जिस रीजन में बायोलॉजिकल लाइफ कंपोनेंट को सपोर्ट करती है, वो इंक्लूड कर लो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर मतलब हवाओं वाली बात है, हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी का बात है, और लिथोस्फीयर मतलब लैंड्स की बात है, सॉइल की बात है। इन जिस एरिया में लाइफ का सपोर्ट होता है, जिस एरिया में जीवन रहता है, उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। इस बात को यहाँ पे और भी प्रॉपर लिखा जाता है कि ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, मतलब बायोटिक एंड अबायोटिक ऑफ अर्थ, अर्थ पर, राइट, जिसे बायोम कहा जाता, कंबाइंड टुगेदर कंस्टिट्यूट अ लार्ज इकोसिस्टम। और इसे क्या कहा जाता? लार्ज इकोसिस्टम कहा जाता है। और इस कॉल्ड बायोस्फीयर, मतलब लार्ज इकोसिस्टम को आप एक बायोस्फीयर नाम देते हैं। बायोस्फीयर इज ऑल्सो कॉल्ड इकोस्फीयर। बायोस्फीयर का दूसरा नाम क्या है? इकोस्फीयर। टर्म इकोस्फीयर फॉर बायोस्फीयर यूज्ड बाय ओके। बायोस्फीयर में क्या आता? अभी अभी लिखा एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर कवर होता है। किसमें? बायोस्फीयर में। आप एक बार डायग्राम देख सकते हैं। इस वाटर बॉडी में बेटा फिश और अनदर सारे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जू प्लैंक्टन्स होते हैं, फिशेस होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जब इस वाटर बॉडी में जहां तक अवेलेबल है, वो रीजन क्या है? बायोस्फीयर है। किसका है? बायोस्फीयर का पार्ट कहलाएगा। लेकिन जिस रीजन में अगर किसी वाटर बॉडी में ही जिस रीजन के बाद लाइफ सपोर्ट खत्म होता है, उस रीजन को बायोस्फीयर नहीं कहा जाएगा। सिमिलर इसी प्रकार से हवाओं में, एयर में भी जिस रीजन तक ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, उस रीजन को हम किस में? एटमॉस्फेयर में इंक्लूड करते हैं। इसी प्रकार से सॉइल के अंदर जिस सॉइल पर जिस रीजन में बेटा ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है, जैसे क्रस्ट मैटर, ओके। तो आपको ध्यान रखना है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, इन सभी को मिला करके बायोस्फीयर कहा जाता है। एक्चुअली क्या सब ऑल एटमॉस्फेरिक पार्ट इंक्लूडेड इन बायोस्फीयर? नहीं,
ऑल लिथोस्फीयरिक पार्ट इज इंक्लूडेड इन बायोस्फीयर, नहीं। ऑल हाइड्रोस्फीयरिक पार्ट इंक्लूडेड इन बायोस्फीयर, नहीं। उसका कुछ पार्ट जहां पर जीवन संभव है उस पार्ट को बायोस्फीयर कहा जाता है। आई थिंक आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। देखिए एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर ऑल लिविंग कंपोनेंट एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एयर कंस्टिट्यूट एटमॉस्फेयर। लेकिन इस लिविंग कंपोनेंट को अगर बाहर निकालें और सिमिलरली एटमॉस्फेयर का लिविंग कंपोनेंट ऐसे भी बोला जा सकता है। इसे लिथोस्फीयर क्या बेटा? ऑल लिविंग कंपोनेंट एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट प्रेजेंट इन अर्थ सरफेस इज कंस्टिट्यूट लिथोस्फीयर। लेकिन इस लिथोस्फीयर का लिविंग कंपोनेंट यहां से निकाल लो। ऐसे हाइड्रोस्फीयर में ऑल, हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं? ऑल लिविंग कंपोनेंट एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट प्रेजेंट इन वाटर कंस्टिट्यूट हाइड्रोस्फीयर। बट इसका भी हाइड्रोस्फीयर का लिविंग कंपोनेंट, इसका लिविंग कंपोनेंट, इसका लिविंग कंपोनेंट, इसका लिविंग कंपोनेंट, इन तीनों लिविंग कंपोनेंट को निकाल करके हम बना देते हैं बेटा बायोस्फीयर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? बायोस्फीयर बना देते हैं। अंडरस्टैंड? क्या बात आपको मेरी समझ में आई? एक नोट पॉइंट है बायोस्फीयर। ओके, बायोस्फीयर स्पेसशिप या अर्थ ओके इज अ क्लोज सिस्टम। कैसा है? क्लोज सिस्टम फॉर मिनरल्स एंड बायोस्फीयर। ओके, मिनरल्स से क्लोज्ड है एंड बायोस्फीयर इज ओपन सिस्टम रिगार्ड विद एनर्जी। ओके, क्लोज सिस्टम में क्या होता है बेटा? एनर्जी का सॉरी मिनरल्स का सर्कुलेशन होता है एंड ओपन सिस्टम ऑफ बायोस्फीयर में एनर्जी का सर्कुलेशन होता है। क्या आपको ये बात समझ में आया? बायोस्फीयर के दोनों रीजन, पहले बायोस्फीयर पहले क्लोज सिस्टम रीजन में क्या है? मिनरल्स का, एंड जो ओपन सिस्टम है बायोस्फीयर का उसमें क्या होता है बेटा? एनर्जी का। चाहे आपको ये बात याद रहेगा। ओके, चलें आगे। ये आपके लिए कुछ यूपीएससी पॉइंट है। हम आपके लिए जो यूपीएससी पॉइंट लेकर आएंगे उसे आपको याद रखना पड़ेगा। बार बार आप यूपीएससी पॉइंट को कट करके निकाल करके याद करो। द फॉर्मेशन ऑफ बायोम इज मेनली डिसाइडेड बाय टू अबायोटिक फैक्टर, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन। बायोम का जो फॉर्मेशन है दो फैक्टर डिसाइड करते हैं, एक टेम्परेचर एंड एक प्रेसिपिटेशन। अगला पॉइंट, ये तो दूसरा पॉइंट, अपर सॉइल ऑफ टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। जो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं उनकी जो अपर सॉइल है मींस मोर फर्टाइल देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो सॉइल है, अपर सॉइल, वो कम फर्टाइल है एज कंपेयर टू टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। जैसे आपके पास टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, इसकी जो सॉइल है ज़्यादा फर्टाइल है, ज़्यादा मिनरल्स, ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है आपके सामने, इसकी जो सॉइल है वो कम फर्टाइल है। ओके, ये बात आप ध्यान रखना है, ये आपके बहुत काम की चीज़ है। ओके, आप ध्यान रखना। ओके, बस आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। हम कुछ इसी तरीके से समझ करके पढ़ना है आपको बेटा, समझना है और फिर पढ़ना है। कभी कभी हाँ कुछ बच्चे बोलते हैं सर एनसीईआरटी पढ़ लें तो नहीं काम बनेगा, या फिर ये आप जो रिकमेंड करें ये बुक पढ़ें तो काम बनेगा। कौन सी बुक अच्छी कौन सी बुक बुरी है आपको बता दूं बेटा, तो बुक कोई भी बुरी नहीं होती और कोई भी बुक, हर बुक अपने आप में बहुत अच्छी बुक होती है। ओके, कोई भी बुक ऐसी बुरी नहीं होती। जैसे हर टीचर अपने आप में बहुत अच्छा टीचर होता है, वैसे हर बुक अपने आप में ही भी बहुत अच्छी बुक होती। इसीलिए आप बेटा केवल फॉलो करना सीखिए, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आप बस फॉलो, जब आप किसी चीज़ को फॉलो करोगे तो अपने आप ही उस पैटर्न में आ जाओगे। बस आप अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करवाओ सामने वाले से कि हमें इसे फॉलो करना है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए, इसकी सारी बातें हमें सुननी है। ओके।